जो आप वीएमसी में हो तो आपको करवा भी रहे होंगे, रिवीजन बुकलेट्स वगैरह आपको दी होंगी, तो वो एक्चुअली बेस्ट मटेरियल है एट दिस मोमेंट। तेरे को बहुत ध्यान से क्वेश्चन सोचना पड़ेगा और उस एक महीने में रिग्रेट के सिवाय फिर कुछ नहीं बचेगा। हम में से काफ़ी लोगों के साथ हुआ कि जैसे पहला मेंस गया, वो हम जितना सोच रहे थे कि हमारा जितना अच्छा जाएगा उतना अच्छा नहीं गया, मैं मी इंक्लूडेड। आई एम इन ऑलमोस्ट अ नो रिस्क जोन। मेरे पास एक अच्छा कॉलेज है हाथ में। फॉर मी थर्मोडायनामिक्स बहुत वीक स्पॉट था, तो मेरे से उसकी वर्कबुक्स कभी नहीं हुई थी। जनवरी सेशन मेरा बढ़िया गया था, ठीक है, और उसके बाद मेरी पढ़ाई अपने आप थोड़ी कम हो गई थी, जो कि मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेंस और एडवांस तो अलग ही गेम है। हेलो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, हम इस समय दिसंबर में और जनवरी 2025 का जो जेईई मेन का सेशन है वो अप्रोच कर रहा है। एंड यदि हम टाइम की बात करें तो करीब करीब एक महीना हमारे पास बचा हुआ है। होपफुली मतलब 20-21 जनवरी से लेके 27-28 जनवरी तक जेईई मेन कंडक्ट होना है। और आई एम श्योर आप सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं। बट वीएमसी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ सेशन ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन यू, विच मीन्स जो बच्चे इस बार जेईई मेन 2025 देंगे, अपीयर होने वाले हैं, और वो बच्चे जो सक्सेसफुली जिन्होंने जेईई मेन 2024 और एडवांस 2024 में अपीयर हुए और सक्सेसफुली रिजल्ट्स के साथ आईआईटीज़ में और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। I'm Samyak Rai, IIT Hyderabad, Engineering Physics. I'm Tushar Tommy in IIT Delhi. My degree is in Mathematics and Computing. I'm Arhant Rajput, IIT Delhi, and my degree is in Electrical Power and Automation. I am Aryan Goyal from IIT Roorkee and my degree is in Electrical. I'm Shreyas Priyadarshi. I'm studying in IIT ISM Dhanbad, pursuing Mechanical Engineering. मेरा नाम कुशल श्रीवास्तव है, मैं IIT BHU में हूँ एंड मेरी डिग्री मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में। I am Arush, studying in IIT Delhi, Engineering and Computational Mechanics. I am Navneet, studying in IIT Delhi and pursuing chemical engineering. Hello everyone, I'm Aryan Rana and I'm from IIT Delhi and pursuing biotechnology department. हाय गाइस, मेरा आपसे ये डाउट है कि लाइक दिसंबर और जनवरी के टाइम में आप क्या प्रिपरेशन करते हैं? जैसे टेस्ट तो हम कर ही रहे हैं, उसके अलावा जो 11th की वर्कबुक्स है उन्हें करना चाहिए वापस। हाँ, सो द थिंग इज़ कि दिसंबर एंड तक आपका रिवीजन, मतलब सितंबर अक्टूबर तक रिवीजन स्टार्ट हो जाता है। एंड जो आप वीएमसी में हो तो आपको करवा भी रहे होंगे, रिवीजन बुकलेट्स वगैरह आपको दी होंगी, तो वो एक्चुअली बेस्ट मटेरियल है एट दिस मोमेंट, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, एक महीना बचा है। तो आप अब पुरानी वर्कबुक्स उठा के सारे क्वेश्चंस दोबारा रिविजिट करो, उतना टाइम है नहीं, हम सफाइस नहीं कर सकते इतना टाइम। तो रिवीजन बुकलेट अभी बेस्ट सोर्स है और पीवाईक्यूज आर द बेस्ट सोर्स। तुम रिवीजन बुकलेट में भी जनरली वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं जो हमको कंसाइज फॉर्म में दिए गए होते हैं। तो इस टाइम पे हमने तो जो करा था कि हमें रिवीजन बुकलेट दे दी थी, हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही होंगी जो मोस्ट प्रोबेबली आपकी भी अभी चल रही होंगी। तो उन रिवीजन बुकलेट से ही आपको हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट पे अपना पूरा फोकस रखना है, क्योंकि अब ज़्यादा आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे नहीं, आपका पूरा ध्यान होना चाहिए कि मॉक टेस्ट आप पूरा 3 घंटे बैठ के एक जगह बैठ के पूरा दे पा रहे हो। फॉर मी थर्मोडायनामिक्स बहुत वीक स्पॉट था, तो मेरे से उसकी वर्कबुक्स कभी नहीं हुई थी, और आयनिक इक्विलिब्रियम सभी रिलेट करते होंगे इस चीज़ से, तो नहीं होती थी। तो जेईई मेन में ऐसे क्वेश्चन दिखते थे तो बहुत वो लगता था कि यार ये क्वेश्चन तो वर्कबुक में भी है, हो नहीं रहा। तो उसके लिए अगर तेरे को लगता है कि वर्कबुक उठाने की ज़रूरत है तो 1 घंटा 2 घंटा दे दे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये नहीं है कि तू सारे क्वेश्चन वापस कर रहा है। मतलब देख, ऐसा भी है कि जैसे वर्कबुक पहली बार करते टाइम ना मैं टिक्स लगा लेता था, इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन पे लगाता है ना बस, तो फिर उन्हें एक बार रिपीट कर ले। अगर तेरे को मन में कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पा रहा है, एक माइंड मैप बिल्ड कर पा रहा है कि क्वेश्चन ऐसे ऐसे इस फ्लो में जाएगा और तेरे को लगता है उससे आंसर आ जाएगा, तो रफ में करके देख ले एक बार, उससे बहुत हेल्प होती है। मेरा क्वेश्चन ना थोड़ा पोस्ट जनवरी सेशन रिलेटेड है कि लाइक एक बार लेट्स से हमारी आ जाती है अच्छी रैंक जनवरी सेशन में, तो उसके बाद ना हल्का सा डीमोटिवेशन होता है कि अब अच्छा कॉलेज तो मिल ही जाएगा, तो अब मैं एडवांस के लिए पढ़ाई क्यों करूँ, या फिर अप्रैल सेशन के लिए मैं स्पेसिफिकली पढ़ाई क्यों करूँ। अब बस बोर्ड्स दे के फिर थोड़ा रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। तो फिर इस प्रॉब्लम से कैसे टैकल करना है? भाई देख, मेरी ना ये एग्जैक्ट सेम दिक्कत आई थी। मेरी जनवरी सेशन मेरा बढ़िया गया था, ठीक है, और उसके बाद मेरी पढ़ाई अपने आप थोड़ी कम हो गई थी, जो कि मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देख, आई मीन डीमोटिवेशन थोड़ी जो ये वाला रहता है कि अभी बोर्ड है, अभी ये पढ़ूँ, अभी बोर्ड के लिए पढ़ लेता हूँ, एडवांस के लिए पढ़ लेता हूँ, एडवांस के मार्क्स देने लगता हूँ, तो बहुत कन्फ्यूजन रहता है। देख, अब तेरे को खुद ही डिसाइड करना है कि तेरे को क्या करना है, बट ये ध्यान रखियो कि तू
कुछ टाइम पास नहीं कर रहा, कि मतलब तू कुछ भी नहीं कर रहा, कि तू मतलब बैठ के बस सोचे ही जा रहा है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को ये करना है। अगर तेरे को लग रहा है कि तेरे को मेंस और अच्छा देना है तो फिर स्टडी फॉर मेंस, वरना फिर मैं तो रेकमेंड करूँगा कि एडवांस के लिए ही पढ़ना स्टार्ट कर दे, अगर तेरी ऑलरेडी अच्छी रैंक आ चुकी है तो। तुम लोग ने कोचिंग आईआईटी करने के लिए ज्वाइन किया, अब तुम्हारा मेंस के बाद तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अब मेंस में अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा। मतलब जो तुम्हारा इनिशियल गोल था उसको तो एक बार चेस करना ही है ना। एंड ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग का मेंस तुम्हारी जो तुमसे एक्सपेक्टेशन है उसको एक्सीड करेगा, क्योंकि काफ़ी लोग, आई थिंक हम में से काफ़ी लोगों के साथ हुआ कि जैसे पहला मेंस गया, वो हम जितना सोच रहे थे कि हमारा जितना अच्छा जाएगा उतना अच्छा नहीं गया, मैं मी इंक्लूडेड। एंड इससे हर्ट भी नहीं होना है, क्योंकि मेंस और एडवांस तो अलग ही गेम है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना कि अगर अच्छा भी गया तब भी आपको एडवांस के लिए पढ़ना है, एंड अगर बुरा गया तो भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है एडवांस के लिए। अपना थॉट प्रोसेस को थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। लाइक फॉर मी पर्सनली मेरा एम वॉज डेफिनेटली कि मैं जनवरी शिफ्ट अच्छे से करूँ, बिकॉज वॉट दैट वुड मीन इज़ कि मेरे पास जेई मेन से एक अच्छा कॉलेज आ गया है। आई एम इन ऑलमोस्ट अ नो रिस्क जोन। मेरे पास एक अच्छा कॉलेज है हाथ में, मैं अपने आप को थोड़ा शांत कर सकता हूँ। ऑब्वियसली थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहिए आफ्टर, क्योंकि जनवरी शिफ्ट के लिए ऑब्वियसली बहुत मेहनत करनी होती है। तो बोर्ड्स का पीरियड में थोड़ा अपने आप को शांत करना चाहिए, थोड़ा बोर्ड्स के लिए पढ़ो, एंड देन ऑब्वियसली अब आप नो रिस्क जोन में, आपके पास रिजल्ट है, एक कॉलेज प्रोबेबली हाथ में है अच्छा, वर्क फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज़ आईआईटी। बच्चों ने जो आंसर किया है वो कितना रेलिवेंट है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे जितने बैठे हैं उनमें से आधे से ज़्यादा बच्चों ने जेई मेन से बेटर परफॉर्म किया है जेई एडवांस्ड में। मतलब इनकी जेई मेन की रैंक नीचे है और जेई एडवांस की रैंक ऊपर है। तो जो ये कह रहे हैं वो कितना रेलिवेंट है और कितना मीनिंगफुल है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। लास्ट के समय पे जैसे जेई मेंस के अटेम्प्ट के जैसे 1 वीक 2 वीक पहले रिवीजन कैसे कर रहे थे? कोई शॉर्ट नोट्स आपने बनाए थे या फिर आप नोट्स से कर रहे थे? भाई शॉर्ट नोट्स बनाने का बेस्ट टाइम तो दिसंबर ही होता है, ठीक है। जनवरी में बना सकते हो, लेकिन उसको बिल्कुल मतलब मेजॉरिटी मत दियो किसी भी दिन, टेस्ट देता रहे। टेस्ट यार देख, वैसे मैं बता रहा हूँ जनवरी में ना वैसे भी बंदा सुस्त हो जाता है, थोड़ा सा मन ही नहीं करता है पढ़ने का थोड़ा सा, तो 1-2 टेस्ट 2 दिन के, टेस्ट बेस्ट है एंड के टाइम पे। पढ़ने का नहीं मन कर रहा है तो टेस्ट दे दो, 3 घंटा बैठना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो है नहीं उसमें, बीच में सबमिट करके उठ नहीं सकते। तो 3 घंटे का टेस्ट शुरू कर दो, मतलब बेमन से कर दो चाहे, लेकिन कर दो, तो अपने आप ही वो मन करने लग जाता है। एक पॉइंट पे मन करता है। और बहुत पेपर है भाई तुम्हारे पास, तो हमारी इतने शिफ्ट के थे, हमारे पास इतने पेपर थे, तुम्हारे पास तो कितने ही होंगे। तो वो करते रहो, शॉर्ट नोट्स अभी बना लो, दिसंबर और जनवरी आई थिंक पहले के 10 दिन में ख़त्म कर दो, फिर टेस्ट पे लो अच्छे से। एक और बात कहनी थी, लाइक जस्ट कि जब टेस्ट दे रहा है ना तो एनालिसिस ज़रूर कर लियो यार, क्योंकि देख मैंने बहुत गलतियां करता था टेस्ट में, अच्छी खासी सिली मिस्टेक्स करता था, तो मैं टेस्ट एनालिसिस के थ्रू ही सीखता था। मैंने टेस्ट एनालिसिस ऐसे करियो कि तू क्वेश्चन पढ़े, उसका सोल्यूशन एक बार बिना देखे ट्राई करियो, जब आ जाए तेरा रिजल्ट, अगर नहीं हो रहा तो सोल्यूशन देखियो और गलती लिखियो उस शीट में, जो भी थी नोटबुक एक बना लियो मिस्टेक्स की, उस पर लिखियो कि ये गलती मैंने करी और क्यों करी, उससे तेरे को लास्ट में जाके बहुत हेल्प बनेगा। और सेकंड, शॉर्ट नोट्स देख, मैं शॉर्ट नोट्स साथ बना देता था स्टार्टिंग फ्रॉम 11th, तो इसलिए मेरे शॉर्ट नोट्स से बहुत हेल्प होती थी। तो अगर तूने बनाए हैं क्या अभी तक, तो अलग से टाइम दे दियो, फिर तू दियो, क्योंकि तूने बनाए हुए हैं तो तूने अपने हिसाब से बना दिए शॉर्ट नोट्स, अच्छे बने होंगे, थोड़े दे दियो टाइम। या मुझे आपसे ऐसा पूछना था कि एक जो जेई एस्पिरेंट होता है वो अपने 2 से 4 साल डिवोट करता है प्रॉपरली इस पेपर के देने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें वो भी करता है अपनी लाइफ में, सैक्रिफाइसेस भी करता है, तो और बहुत ही कम बच्चे गो थ्रू कर पाते हैं इसको, और आप उनमें से कुछ हो। तो ये बेस्ट क्वेश्चन है कि क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आए आपकी लाइफ में, क्योंकि अगर 2-3 मॉक टेस्ट में अगर कम नंबर आ जाते हैं तो एकदम ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तो इतना क्या चेंजेस आया आपकी ज़िंदगी में आईआईटी में जाने के बाद कि हाँ ये वर्थ इट था पूरा जर्नी? यार देख, अभी तो कुछ फर्स्ट सेम तक तो कुछ वर्थ इट नहीं लगेगा, सेकंड सेम तो भी शायद ना ही लगे, वो ये सब चीज़ें थर्ड ईयर में जाकर रियलाइज़ होती हैं। एक कॉलेज लाइफ का जो फील होगा ना वो आएगा बस, अभी और कुछ नहीं ज़्यादा आएगा फर्स्ट ईयर तक। तो एक नॉर्मल कॉलेज और इतना सब कुछ गो थ्रू करके जाना और फिर एक आईआईटी में जाना, भाई वो वही ना, वो थर्ड ईयर वाले समझेंगे, मतलब वी आर नॉट द राइट पीपल टू आस्क दैट, बिकॉज अभी तो यार देख सारे कॉलेजेस में मस्ती चल रही है फर्स्ट सेम में, पर लाइफ में बहुत डिफरेंस है अभी। अब खैर मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता, मतलब खुद जाकर रियलाइज़ करो ये चीज़,
नहीं, पर इसमें एक मूवी था ना, जैसे मैंने अगर 2-3 मॉक टेस्ट दिए और मेरे कम नंबर आ गए तो डबल गैस होने लग जाती है कि क्या कर रहा हूँ मैं। एक पॉइंट जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि तूने मेंशन करा कि तेरे 2-3 बुरे टेस्ट हो गए। भाई मेरे 2 साल में 2-3 अच्छे हुए हैं बस। तो मेरी हालत बहुत टाइट थी, 10-15 मेरे बुरे ही जाते थे। तो उससे डिमोटिवेट होने का जो तुझे वर्थ इट फील होगा, एक बात तो ये है कि आईआईटी में आके इज्जत तो मिल जाती है। फर्स्ट ईयर में ये रियलाइज़ तो होने लग जाएगा। अभी हम बैठे हैं, तुम इज्जत से देख रहे हो ना, ये प्लस पॉइंट तो हमें अभी नोटिस हो रहा है ना। और भी बाहर लोग इज्जत देते हैं, और बाकी जो और पर्क्स हैं वो तो बाद में हमें, हाँ अभी हमें खुद रियलाइज़ नहीं हो रहे, बाद में वो पर्क्स और रियलाइज़ होंगे। तो डिमोटिवेशन का पॉइंट तो ये है कि होता रहेगा, या डिमोटिवेशन तो पूरी ज़िंदगी आएगी। अब भी हम डिमोटिवेटेड ही हैं भाई, ग्रेड्स आ गए हैं हमारे, तो खुश कोई नहीं है, हर पॉइंट पे दुख होते रहते हैं। तो उसके बस कोप करना आना चाहिए कि यार दुख तो आते रहेंगे, हमको बस कंटिन्यू करनी है जर्नी। एट द एंड तो सब कुछ ही वर्थ इट होता है, आप कुछ भी कर रहे हो सब वर्थ इट होगा। मेरा क्वेश्चन है कि जब बोर्ड्स का टाइम था तो आप किस टाइप के क्वेश्चन ट्राई कर रहे थे? जैसे बोर्ड्स में तो आपको लंबे आंसर्स लिखने होते हैं, तो आप क्या ट्राई करते कि लंबे आंसर्स टाइम लिखो या एमसीक्यू? फॉर एग्जांपल एमसीक्यू से हमारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं, तो आपका क्या मेंटालिटी? एमसीक्यू करके वहाँ पे इंग्लिश में अच्छे से लिख लेंगे, आप सीधा लंबे आंसर्स प्रैक्टिस करते थे? 10th बोर्ड तो सबने दिए है ना यहाँ पे, सिंपल बात है। एक बार बोर्ड दे चुके हो, पता है कहाँ मार्क्स कटते हैं, कैसे मार्क्स मिलते हैं। इंग्लिश में स्पेसिफिकली बताऊँ मैं तो आंसर लिखो, अच्छे से लिखो, सुंदर लिखना होता है, हैंड राइटिंग से थोड़ा फ़र्क पड़ता है डेफिनेटली, ठीक है। ये तुम्हारा इंग्लिश आगे होता है, ठीक है। सिंपली बताऊँ तो इतना नहीं सोचना, बिल्कुल चिंता नहीं लेनी बोर्ड्स की, अभी तो बिल्कुल नहीं, एंड आगे भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह 10th बोर्ड्स दिए हैं उसी तरह देना है। मैथ्स टू मैथ्स प्रॉब्लम्स तुम्हारे को आएंगी कि मैथ्स में किस तरह आंसर्स फॉर्मुलेट करें, एंड सेम फिजिक्स में आता है। केमिस्ट्री में तुम लोग यहाँ पे भी रिएक्शन मैकेनिज्म्स, रिएक्शंस के नाम ये सब याद करते हो, सेम चीज़ वहाँ पे यूज़ होती हैं। एनसीईआरटी की डिटेल्स तुम्हारे को अभी भी केमिस्ट्री में फॉलो करनी है, एंड बाद में भी फॉलो करनी होंगी बोर्ड्स के लिए भी, बिकॉज एनसीईआरटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन जेई मीन्स एडवांस्ड फॉर केमिस्ट्री एज वेल एज बोर्ड्स। तो वहाँ इशूज़ नहीं आएंगी। प्रॉब्लम मेजरली मैथ्स और इंग्लिश में आती है। दोनों में दो टिप्स होंगी। एक तो एनसीईआरटी में देखना किस तरह आंसर्स लिखे हैं मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए तो मक्खन लगाना है, सिंपल बताऊँ तो। और दूसरी बात ये कि आंसर कीज़ देखना ज़रूर, जब मॉडल टेस्ट पेपर आते हैं ना तो उनके आंसर कीज़ देखना, बिकॉज उससे तुम्हें पता चलेगा कि एग्जामिनर को तुम्हारे से क्या एक्सपेक्टेशन होती है, तो उससे तुम्हारे को आइडिया लगता है किस तरह आंसर फॉर्मुलेट करना है। बाकी बोर्ड्स आराम से जाएंगे, अगर तुम जेईई मेंस के लिए और एडवांस के लिए अच्छे से पढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप मॉक टेस्ट देते थे, उसमें आप थोड़ा टाइम कैसे सेपरेट करते थे कि किन सब्जेक्ट्स में जैसे आपके कम मार्क्स आ रहे हैं? जैसे मेरे मैथ्स में कम मार्क्स आते हैं कंसिडरेबली, मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स से, तो आप उस मतलब एक ब्रीफ टाइम में उनको प्रायोरिटाइज़ कैसे करते थे? मतलब कितने परसेंटेज अपना दिन में टाइम आप उन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज़ करते थे? और उन सब्जेक्ट्स में भी आप मतलब क्या करते थे? मतलब फॉर्मूला रिवाइज करते थे, क्वेश्चंस आपने जो पुराने वर्कबुक्स थे उनके करते थे, या फिर क्या? तो जैसे मैं तो जैसे मॉक टेस्ट दिया, जनरली शाम को ही आंसर की आती थी, तो गलतियाँ तो उसी दिन पता चल जाती थी। अब जैसे तुम्हारा जो ब्रेक मिलेगा बीच में, उसमें तुम जैसे एक किसी स्पेसिफिक मॉक टेस्ट के लिए तो पढ़ना नहीं है, हमें पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो जो गलतियाँ जिस चैप्टर्स में हो रही है उन सब पे वर्क करना है। बाकी ऐसे ही मॉक टेस्ट से को ऐसे यूज़ करो कि तुम लोग अपना वीक एरिया आइडेंटिफाई कर रहे हो उससे, और फिर उसी पे वर्क करना है। उसके लिए हमने बता ही दिया कि क्या क्या रिवीजन बुकलेट है, वरना अगर कोई मार्क्ड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, या फिर क्लास में जो क्वेश्चंस कराए हैं वो सब देख लो एक बार। बाकी ये ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन अगर पड़ेगी तो नोट्स भी रिवाइज कर सकते हो, तो बहुत रेयरली पड़ती है। बट भैया मैं ऐसा करता हूँ कि मतलब मेरा अभी ये है कि जब मैंने ये नोटिस किया कि मतलब मेरा मैथ्स कंसिडरेबली वीक जा रहा है, तो मैं दिन में लगभग ऐसा करता हूँ, लगभग 40% टाइम मैं मैथ्स को देता हूँ, फिर केमिस्ट्री, फिर क्योंकि फिजिक्स रिलेटिवली सबका ही मतलब अच्छा जाता है, तो मतलब फिजिक्स को कम टाइम देता हूँ। तो मतलब ऐसा मैं कंटिन्यूएशन में करूँ, या जब मतलब थोड़े टाइम बाद इसको फ्लिप करूँ, फिर मतलब इसी सीक्वेंस में चलता रहूँ? देख, तेरे को अपने केमिस्ट्री पे भरोसा है, मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है। फिजिक्स पे तो भरोसा है तेरे को, ये मैं जान चुका हूँ। केमिस्ट्री पे भरोसा है, ऑर्गेनिक थोड़ा क्वेश्चनेबल है भाई। ऑर्गेनिक को क्वेश्चनेबल बिल्कुल मत रखियो भाई। तेरे को मैं एक चीज़ बताता हूँ, केमिस्ट्री में जो तेरा साथ देगा ना वो देगा ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक को तू मतलब बहुत अच्छे से रट ले कि तू सोते सोते भी रिएक्शन लिख दे, मतलब फिगरेटिवली स्पीकिंग। तो इसलिए ऑर्गेनिक को मत छोड़। ऑर्गेनिक में तेरे को सच्ची बताऊँ 2-3 दिन अच्छे से रट, और उन्हीं दोनों में क्वेश्चंस करेगा ना तू, तेरे को ऑर्गेनिक पे होल्ड आ जाएगा, क्योंकि तू ऑर्गेनिक पढ़ रहा था,
रेगुलरली तो तेरे को इतना टाइम नहीं लगेगा। बट हाँ, क्योंकि तेरी मैथ्स भी वीक है तो ऑब्वियसली मैथ्स को ज़्यादा टाइम तेरे को कंटिन्यूसली देना है। उसके बाद केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पे ही फोकस कर, क्योंकि तू नहीं बोला तेरे ऑर्गेनिक वीक है। ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस आर डन। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग बस ये अब एडवाइस करो कि जेई मेन, पर्टिकुलरली जेई मेन वाले दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले भी देयर आर लॉट ऑफ इनपुट्स जो मिल रहे होते हैं, क्योंकि एक दिन में टेस्ट नहीं होता है, देयर आर मैनी डेट्स ऑफ द टेस्ट, और उसमें हमें कुछ कुछ इनपुट्स मिलते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट का पेपर आसान आया है या उस पर्टिकुलर डेट का पेपर टफ हो गया है और मैं क्या करूँगा, कैसा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप क्या एडवाइस करोगे, ये अब ज़रूर बताओगे। देखो, बहुत चीज़ें उस समय गलत जा सकती है, आपने जो सोचा उससे अलग जा सकती हैं। बिकॉज जैसे मैं चाहता था कि मेरे को लास्ट के दिन के पेपर मिले, मेरे को 27 मिला। मैंने सोचा कि इवनिंग का पेपर है मेरा, उस समय अच्छे मार्क्स आते थे जनरली, एज अ सुपरस्टिशन कह रहा हूँ। 27 S1 मिला मेरे को। 27 S1 बाद में पता चला क्या हुआ, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। एंड बहुत पॉइंट्स आते हैं पेपर के दिन जब आप पैनिक नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग एग्ज़ाम सेंटर गए थे, बहुत रश होता था उस समय, बहुत ज़्यादा रश था एग्ज़ाम सेंटर में, हल्का फुल्का नहीं, बहुत ज़्यादा। घुसने के लिए अब आधा घंटा लगा था। हाँ, मतलब वही भीड़ एक साथ कभी नहीं देखी होगी, अननेसेसरी तुम कुंभ गए हो, ठीक है, मतलब नहीं मिलेगा उतनी भीड़। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत चीज़ें परेशान कर सकती हैं। यू नीड टू कीप योर सेल्फ काम। ईजियर सेट देन डन। हम लोग भी नहीं रख पाते थे, बहुत लोग, मैं तो नहीं रख पाया था उस टाइम पे भी। बट पेपर के समय अपना टेम्परामेंट अभी से सेट करोगे, उस समय बहुत हेल्प करेगा। उस दिन की बहुत चीज़ें अभी जो कर रहे हो उस पर मैटर करती हैं। अगर तुम्हारा पेपर का टेम्परामेंट अभी सेट है ना, कि समझ लो, से फॉर इंस्टेंस मेरा एक पैटर्न था कि मैं एक स्पेसिफिक गाना सुन के जाता था हर समय पेपर के पहले, गाड़ी में सुनते हुए जा रहा हूँ, मेरे को हेल्प करता था। तुम अपना ढूंढो कि तुम्हारे को क्या चीज़ हेल्प कर रही है, पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करने हैं, उसको अपने आप को उस पर सॉलिड रखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पेपर में मेरे को 1 घंटे में निपटाना है तो मैं निपटाऊंगा, एंड 2 घंटे मैथ्स को देने हैं मैं दूंगा, बिकॉज मेरा मैथ्स वीक है। तो जो तुम अभी कर रहे हो, तुम्हारे उस दिन के रिजल्ट पे काफ़ी चीज़ें लाइक इफेक्ट डालती हैं वो। तो उस दिन में बस चिल रहना है, शांति से पेपर देना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, एंड पेपर के एक दिन पहले भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बस ऑल विल बी फाइन। तुषार का मैथ्स इज, आई नो मैथ्स इज लव तुषार के लिए, और जे एडवांस में ही स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन मैथ्स ओनली, मेरे को याद है, राइट। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा बच्चों को एडवाइस जरूर कर कि मैथ्स कैसे हैंडल करना है, स्पेसिफिकली एडवांस के लिए। एडवांस्ड के लिए बोलूँ मैं तो मैथ्स, मतलब इन जनरल ही मैथ्स प्रैक्टिस पे काफ़ी डिपेंड करेगा आपके, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आप टॉपिक वाइज देख सकते हो एंड मेनली वेटेज वाइज भी देख सकते हो। जैसे मेंस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काफ़ी वेटेज रहता है, तो उसको ज़्यादा टाइम दो, आप उसके क्वेश्चंस की वैरायटी देखो, बाकी आप प्रीवियस ईयर्स भी देखो, और क्या कहते हैं उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस हो गए जो रिपीट होते हैं, और कुछ कुछ टॉपिक्स है जिन पे रिपीट होते हैं, तो उन पे ज़्यादा एम्फेसिस दो, उन पे ज़्यादा टाइम दो, तो उससे आपका बेनिफिट ही होगा। बाकी मैथ्स में आपको टाइम का इन्वेस्टमेंट काफ़ी रहता है। तो जैसे मेरा फिज़िक्स और केमिस्ट्री, जैसे मेंस में बोलूँ मैं तो काफ़ी जल्दी हो जाता था, केमिस्ट्री आधे घंटे में, फिज़िक्स 1 घंटे के अंदर हो जाता था। मैक्सिमम टाइम मैथ्स को ही डिवोट करता था, क्योंकि उसके क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी रहते हैं, लेकिन जैसे आपको ट्रिक पता चल जाता है क्वेश्चन फटाक से हो जाता है। उतना भी मुश्किल नहीं है, बस दिख जाना चाहिए एक बार बस। तो अगर आपको एग्ज़ाम में दिख जाता है तो हो जाता है, वो दिखने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। इसके अलावा मैथ बहुत क्रेजी है यहाँ पे। सॉरी भाई, हाई से इंस्पिरेशन हो, तुषार ने मेरी बहुत हेल्प की थी चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं, मतलब बस उसको देख के ना वो होता था, सबको होता था बैच में भाई कि यार इसकी इतनी अच्छी बात है, मैं क्या कर रहा हूँ। सबने की फिजिक्स बहुत क्रेजी है, तो उसका तो इन PHO भी गया था ना, मुझसे क्यों नहीं रहा है क्वेश्चन, इससे क्यों हो रहा है, तो इससे सीख लिया गया है। मतलब स्ट्रेंथ से परेशान मत हो, तुम समझने की कोशिश करो उसके स्ट्रेंथ्स क्यों डेवलप है, उससे हेल्प लो। मैं तो मैंने बहुत इन दोनों को बहुत परेशान किया है। परेशान करो, उसको परेशान करो, सभी को परेशान, सबको ही करा परेशान। ठीक है, आई होप काफी सारे आंसर्स आपको मिल गए एंड इट विल बेनिफिट ऑल ऑफ यू, राइट। सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब बच्चों को, थैंक यू।
थैंक यू बच्चों आपके लिए भी।